दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा वेदर है। मैं एक छोटा सा वीडियो आपसे बात करूंगा और मैं ऐसे आदमी के बारे में बात करूंगा जो हिंदुस्तान में बहुत प्रिय था एक टाइम पे और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लीडर माना जाता है। और मैं बोलूँगा उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जो थे वो फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत ताकतवर आदमी थे। गांधी के राइट हैंड मैन थे। और जब 47 में हिंदुस्तान को अंग्रेज आज़ाद करके चले गए तो ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। बहुत दुरुस्त बात है, अच्छी बात थी। एक फ्रीडम फाइटर जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। पर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। शुरू ये होती है कि पंडित जी जो थे इनकी होराइजन बहुत लिमिटेड थी। ये दुरुस्त बात है कि हिंदुस्तानी अवाम जो थी इनको बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि आप देखिए कि 3 इलेक्शन जो उनके अंडर हुए हैं 51, 56 और 61 में, कांग्रेस पार्टी जो उनकी नेतृत्व में लड़ती थी वो 350 सीट से ज़्यादा हर बार जीतती रही। मोर देन 350 सीट्स एवरी टाइम। तो ये इतनी पॉपुलैरिटी थी। पर इतना पॉपुलर आदमी अब बाद में हिंदुस्तान को ही का बेड़ा कर दे, ये एक बात मुझे समझ में नहीं आई और मेरे ख्याल में ये स्कॉलर्स को रिसर्च करनी चाहिए। पंडित जी ने कोई भी चीज़ देखिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हिंदुस्तान के लिए, जो जब तक कांग्रेस राज था तो ये सब छुपी रही। मेरे हिसाब से सबसे पहली जो प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की थी, जो कि उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया स्टेट्स का 1955 में, जिसमें पुरानी स्टेट्स खत्म करके उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दी। अब ये अभी मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों इन्होंने ये किया, बिकॉज इंडिया जो थी हिस्टोरिकली कभी भी लिंग्विस्टिकली डिवाइडेड नहीं हुई। नेवर। मराठा का राज था, मुगल्स का था, ये लिंग्विस्टिक राज थोड़ी था कि मराठी राज करेंगे या हिंदी राज करेंगे, ऐसा नहीं था। पर इन्होंने ये काम किया और ये कहते हैं सोड द सीड्स ऑफ डिसेंशन, यानी कि उन्होंने जो बीज बो दिए उससे अलगवाद बढ़ गया हिंदुस्तान में। शिवसेना आ गई पावर में उधर महाराष्ट्र में, सिमिलरली दूसरी पार्टीज आ गई पावर में। हैदराबाद में मुस्लिम लीग आ गई, इसकी मजलिस आ गई, सो मैनी पार्टीज आ गई हैं। और ये सब पार्टी जो थी वो रीजनलिज्म पे बिलीव करती थी और जो पुराना कंपोजिट इंडिया खत्म हो गया। और ये सारा फॉल्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू का है कि इन्होंने सीड्स ऑफ डिसेंशन हिंदुस्तान में बीज डाल दिया। इनकी सेकंड बड़ी प्रॉब्लम जो इन्होंने की वाज द पर्सनल लॉ। ये बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने हिंदू पर्सनल लॉ रिवाइज किया और साथ में उसका लॉ में जैन्स और क्रिश्चियंस और पारसीज और सिख्स ये भी इंक्लूड कर लिए। पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर गए कि उन्होंने मुसलमानों को इंक्लूड नहीं किया। विद द रिजल्ट अब ये हालत ये आ गई है कि इंडिया ही एक कंट्री है वर्ल्ड में, मेरे ख्याल में और कोई कंट्री, यहाँ 2 सिविल लॉ चलते हैं, पर्सनल लॉ चलते हैं। एक लॉ तो जी मुसलमानों का चलता है और एक लॉ बाकी सबका, यानी 2 डिवाइड्स हैं। और ये क्यों उन्होंने कहा ये भी कोई आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उन्होंने मुस्लिम लॉ को क्यों नहीं रिफाइन किया, क्यों नहीं उन्होंने उस लॉ को मॉडर्न बनाया, क्यों वो 4 शादियां और पॉलीगैमी ख़त्म नहीं की, क्यों उन्होंने इंस्टेंट डाइवोर्स जो तलाक 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 नहीं ख़त्म किया और बहुत सी और बातें थी, और क्यों वुमेन को राइट्स नहीं दिए। ये सब जवाब कोई उनके पास है नहीं और उनके सपोर्टर के पास भी कोई जवाब नहीं है। और ये एक ऐसा बड़ा एक कहते हैं ना गले के अंदर एक संगल डाल दिया है कि हिंदुस्तानियों को पता नहीं करना क्या आगे। उनकी जो थर्ड बड़ी प्रॉब्लम जो थी ये तो कश्मीर प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान कश्मीर को ले ही लेता, पर प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान ने आगे कश्मीर को खो दिया। ये तो फैक्ट बात है, दूसरी बात है कि नहीं। इंडिया इज द कंट्री जो कश्मीर को यूएन में लेके गया। तो हिंदुस्तान ने अपनी प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर ली, जिसको कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। अच्छा, नाउ आ गई अभी चाइना के साथ प्रॉब्लम आई और फिर यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप की प्रॉब्लम आई, सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार हिंदुस्तान को ऑफर किया और नेहरू ने कहा नहीं जी, ये तो मैं एट द एक्सपेंस ऑफ चाइना नहीं करूंगा। तो आप सोचिए, एक आदमी की इतनी शैलो थिंकिंग है कि वो ये नहीं सोच सकता कि हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है। और अब
इंडियन गवर्नमेंट दिन रात हाथ जोड़ के खड़ी है, विनती कर रहे हैं कभी चाइना से, कभी अमेरिका से, फ्रांस से कि हमको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाइए। वो नहीं बना रहे अभी, और बनना भी बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल में हिंदुस्तान मेंबर बन सकेगा सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि ये वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। और वहाँ आपकी मेंबरशिप तभी हो सकती है अगर सारी 5 कंट्रीज एग्री करें, और चाइना ने कह दिया कि हम हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के फेवर में नहीं है। फिर तीसरी प्रॉब्लम इन्होंने और क्रिएट कर ली, इन्होंने एक प्रॉब्लम चाइना के साथ क्रिएट कर दी। तिब्बत जो था वो हमारा एक बफर स्टेट था। अंग्रेज जो थे उन्होंने एक शिमला कॉन्फ्रेंस की जिसमें तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव और चीन के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, और उनसे सिग्नेचर करा लिया कि आप एग्री करते हैं। बाद में वो मुकर गए, वो अलग बात है, पर बॉर्डर उन्होंने बना दिया था और स्पेशल राइट्स भी ले लिए थे तिब्बत में, क्योंकि हिंदुस्तानी सोल्जर थे, यानी ब्रिटिश फौज कमांडर के साथ ब्रिगेडियर जनरल यंग हस्बैंड के साथ कैंपेन में जाके उन्होंने लाशा के ऊपर कब्जा कर लिया। और ये भी एक दुरुस्त बात है कि लाशा जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, दलाई लामा जो था वो भाग गया था सिनकियांग। तो ऑल दीज पॉइंट्स आप सोचिए क्या हालत थी। एंड अंग्रेज अच्छी जगह छोड़ के गए। इंडिया की आर्मी 47 में सबसे ताकतवर आर्मी थी, और जापान खत्म हो गया था, उसके ऊपर 2 एटम बम गिर गए थे। चाइना कुछ भी नहीं था, वहाँ सिविल वॉर लगी हुई थी, और इतनी बड़ी पोजीशन एशिया में लेके इंडिया बिल्कुल लैगर्ड बन गया, पीछे आ गया। और इसको किसको क्रेडिट देना चाहिए? मुझे देना चाहिए या किसी और को देना चाहिए? पंडित नेहरू को ही क्रेडिट मिलता है। पंडित नेहरू जो थे ये कुछ नहीं सोच पाए कि हिंदुस्तान को आगे निकालना है या क्या करना है, वो छोटी छोटी बातों में ही लगे रहे। और उन्होंने बॉर्डर तो एक्सेप्ट कर लिया चाइना के साथ, मैकमोहन लाइन और जॉनसन लाइन, पर उसके ऊपर कोई अपनी फौज नहीं भेजी, कोई अपने एडमिनिस्ट्रेटर नहीं भेजे, और कुछ नहीं भेजा, बस जी बैठ के बोलते रहे, हम नक्शे बनाते रहे। अल्टीमेटली चाइना ने सारा एरिया ले लिया, तब इनको हो जाए, और फिर इट वॉज टू लेट, बहुत लेट हो गई। जैसे कहते हैं ना, घोड़ा भाग गया, तो भाग गए थे। अभी के घोड़ा कहाँ पकड़ते पंडित जी। फिर पंडित जी ने एक बहुत फुल स्टेटमेंट भी दे दी, जिसके कारण युद्ध शुरू हो गया। 1962 में पंडित जी जा रहे थे श्रीलंका, और एयरपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया, अभी चाइना इतनी एरिया इंक्रोच कर रहा है आपके ऊपर, अक्साई चीन ले लिया, ये ले लिया, आप क्या करेंगे? तो नेहरू ने कहा कि अब आगे नहीं होगा, मैंने आर्मी को इंस्ट्रक्शन दी है टू थ्रो द चाइनीज आउट, यानी चाइनीज को बाहर उखाड़ के फेंक दो। उनका ये मतलब नहीं था, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, पर चाइना ने लिटरली ले लिया। और सेंट्रल कमेटी जो थी चाइनीज कम्युनिस्ट का पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें माओ सी तुंग ने स्पीच दी और कहा कि नेहरू नहीं मान रहा, और हमें अभी कोई और चारा नहीं है कि हम हिंदुस्तान से युद्ध करें। और उन्होंने ज़्यादा सोल्जर नहीं लगाए, 80,000 सोल्जर लगाए, पर उन्होंने तबाही मचा दी हिंदुस्तानी फौज के ऊपर, जहाँ सिर्फ हिंदुस्तान फौज ने 15,000 सोल्जर कभी रखे थे, और हजारों आदमी हमारे प्रिजनर हो गए। तकरीबन 3,000 आदमी शहीद हो गए, और पंडित जी चुप करके बैठे रहे। सिर्फ इतना हुआ कि उनकी जो एक थ्योरी थी कि मैं थर्ड वर्ल्ड लीडर हूँ, बहुत बड़ा थर्ड वर्ल्ड लीडर हूँ, वो खत्म हो गया, और वो हिंदुस्तान से बाहर जाना ही बंद हो गया, और फिर इस दुनिया से चल बसे। सो पंडित नेहरू जो है ये हिंदुस्तान के लिए अच्छे नहीं रहे। मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो बहुत प्यारे थे हिंदुस्तानी लोगों को, और बहुत पॉपुलर थे, फ्रीडम फाइटर थे। पर जब वक्त आया, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द चिप्स आर डाउन, तो उस वक्त पंडित नेहरू जी कुछ नहीं कर पाए, और वो बस सोचते ही रह गए। 62 वॉर भी हिंदुस्तान जीत सकता था अगर कोई दूसरा आदमी होता, सुभाष चंद्र बोस जैसा, नेहरू की जगह। चाइनीज आर्मी कोई इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, उनके पास एयर कवर नहीं था उस वक्त। हिंदुस्तानी फौज को चाहिए था कि एयर कवर बॉम्बिंग शुरू कर देते चाइनीज एडवांसिंग ट्रूप्स के ऊपर। चाइना के पास कोई एयर कवर नहीं था, और उनके जहाज तिब्बत में उड़ नहीं सकते थे पूरी पेलोड के साथ। पर नेहरू ने कहा कि मत करो, वो घबरा गए। जो पुरानी कहावत है, जो घबरा गया या डर गया वो हार गया, और यही बात हुई। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कोलैप्स हो गई, तो डिप्टी कमिश्नर थे इसपुर के भाग गए, और 62 लड़ाई में बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त हुई। और तो और हिंदुस्तानी कहीं भी लड़ने गए, कश्मीर लड़ाई 48 में भी जब लड़ाई की,
तो नेहरू को ख्याल नहीं आया, अरे भाई इतनी कश्मीर में लड़ाई हो रही, मैं कुछ एरिया सारे ईस्ट पाकिस्तान का ही ले लूँ बार्गेनिंग चिप के लिए। कुछ नहीं किया। और इंटरनल पॉलिटिक्स में भी वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी जो उनकी बेटी है वो प्राइम मिनिस्टर बने, और बाकी सब आदमियों को वो नकार करते थे, जैसे मोरारजी देसाई थे। और कांग्रेस पार्टी का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि वो इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को उन्होंने अपने एंगल से लिखना शुरू कर दिया। जो रोल सरदार पटेल का था या सुभाष चंद्र बोस का था उसको मिनिमाइज करके रख दिया, इतना सा रोल बना के रख दिया, छोटा सा रोल बना के रख दिया भी, बस दैट इज ऑल। उनका रोल इतना इतना ही है। सो दैट इज नॉट द वे, इस तरीका नहीं है। खैर जेंटलमैन, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता अभी इस पॉइंट पे ऊपर। पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ग्लोबल पावर बनने की गवा दी, और उसका एक ही आदमी है रिस्पॉन्सिबल, वो जो हिंदुस्तान में 17 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने रहे, और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप कुछ भी कहिए, वो ग्रेट लीडर थे, इंटेलेक्चुअल थे, मैं मानता हूँ सब चीज़। बहुत अच्छी किताबें लिखी, उन्होंने एसेज लिखे हैं, और अंग्रेज़ी अच्छी बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे, और अच्छे आशिक भी थे, पर उसका कोई यूज़ नहीं है। जबकि इन द बरास्ट टेक्स्ट, जिसको अंग्रेजी का वर्ड है, जब चिप्स वर डाउन और उसने हिंदुस्तान को आगे लेके जाना था, वो नहीं लेके जा पाए। मैं तो बहुत सी कम उनकी खामियां बताई, और भी बहुत हैं, पर उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये तो मानने वाली बात है कि जो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन देके गए हैं वो पंडित जी ही देके गए हैं। पर ये सब चीज़ें अगर नहीं भी होती तो हिंदुस्तान आगे चलता। और सबसे बड़ा फेलियर उनका ये रहा, जब वो चले गए 64 में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी ख़राब थी कि 66 में एक फैमिन हो गया बिहार में। मुझे उस टाइम मैं स्कूल में था, मुझे पता चला कि तकरीबन 1.5-2 लाख आदमी भी शायद मर गए भूख से। और अगर अमेरिका आपको पब्लिक PL 480 में फूड ग्रेन्स वगैरह नहीं देता तो और भी हालत ख़राब होती। और तो और ये हर एक चीज़ में पीछे रह गए, और रिएक्शन भी इनका बहुत कमज़ोर रहा। जेंटलमैन, चाणक्य ने लिखा है कि कोई भी देश होता है, कोई भी कौम है, उनको वही आदमी मिलता है लीडर जो उनको चाहिए। आई डोंट नो ये करेक्ट बात है या नहीं, दुरुस्त बात है कि हो सकता है हिंदुस्तानियों को नेहरू जैसा ही आदमी चाहिए था, अदरवाइज नेहरू ऐसे पावर में कैसे आ गए यहाँ। यहाँ माओ तुंग क्यों नहीं आया, और बोस क्यों नहीं जीता। खैर जैन में ये तो सोचने वाली बात है, और मैं अब ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और डू सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों से भी जिक्र करिए इसके बारे में। जय हिंद, गॉड ब्लेस, देखभाल अपनी करिए, बाय बाय।